हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी में। कल हमने बात कर ली थी क्राउन रूल के पहले भाग की और आज हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड जो कि सांप्रदायिक हिंसा और अवार्ड के बारे में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया के जो स्वतंत्रता का एक्ट था 1947 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन जो था कब लागू हुआ था, तो 1927 में, नवंबर 1927 में इसको बोला गया था। और ब्रिटिश सरकार ने अनाउंस किया था कि 7 सदस्य का दल आएगा जो कि भारत आएगा और वो क्या करेगा, जिसके अध्यक्ष जो होंगे जॉन साइमन होंगे। जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया जाएगा और जो बताएगा कि इंडिया की स्थिति कैसी है नए संविधान के बाद। जो नए संविधान बने थे उसके बाद इंडिया की स्थिति क्या है, ये हर 10 साल में रिपोर्ट जारी करेगा, ऐसा इसका मानना था। लेकिन भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस कमीशन में ब्रिटिशर्स थे, सारे सब ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसमें जो था बायस होने के चांस बहुत थे, मतलब कि भेदभाव बहुत बड़े लेवल में हो सकता था क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडिया के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। इस कमीशन ने पहली रिपोर्ट जब दी थी वो 1930 जो साल था उसमें दी थी। इसमें कहा गया कि डायरकी को हटा दिया जाए। अब डायरकी होती क्या है? डायरकी होती है दो जो काम करते हैं, किसी भी दो चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं, दो नियम बनाते हैं तो उनको डायरकी कहा जाता है। तो दो नियम, दोहरा नियम जो होता है उसको ख़त्म करने की बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि प्रांतों को जिम्मेदार सरकार बनानी चाहिए, जो प्रोविंशियल जो प्लेस हैं वहाँ पे जिम्मेदार सरकार बनानी चाहिए। फिर ब्रिटिश भारत और रियायतों को एक संघ की स्थापना। तो जो ब्रिटिश भारत था और जो रियायतें थी, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक संघ में जोड़ा जाए, मतलब उनको एक भारत में जोड़ा जाए। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो रियायतें थी उनके लिए बिल्कुल मानना ये अस्वीकार था। तो ये वाली जो प्लान था ये फ्लॉप हो गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन की निरंतरता, मतलब कि जो आपके कम्युनल जो आपका इलेक्शन हो रहा था, मतलब कि सांप्रदाय मतलब कि कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम वोटर, कोई हिंदू है तो हिंदू वोटर, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन वोटर, ऐसे करके ये जाते जा रहे थे। तो इसके लिए भी इन्होंने अपनी वो बोली थी रिपोर्ट में कि आप इसको जारी रखिए। फिर इसको ध्यान में रखते हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, इन सब के बीच में बातचीत हुई। और ये हम हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, पॉलिटी में सिर्फ आपको ये जानना होता है कि 3 राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नतीजा आया। तो इस कमीशन की बात मान ली गई कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 लाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया जिसमें इस कमीशन की बात को रखा गया। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो एक जिम्मेदार सरकार बनाने का कदम है, तो इसको जिम्मेदार सरकार बनाने का एक कदम माना गया। लेकिन इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कम्युनल अवार्ड होता क्या है। जो कम्युनल अवार्ड वो क्या होता है? कम्युनल तो आप मान चुके हैं सांप्रदायिक होता है, सांप्रदाय किसी भी सांप्रदाय से जोड़ना। और अवार्ड होता है कोई भी प्राइज़। तो क्या था इसमें? अगस्त 1932 में, अगस्त 1932 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनल्ड ने घोषणा की कि अल्पसंख्यक लोग, जो कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो कि पिछड़ी जाति के लोग या फिर ये अल्पसंख्यक होते हैं, उनको अलग से निर्वाचन करने की अनुमति है। तो अलग से उनका लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल कास्ट के लोग सिर्फ शेड्यूल कास्ट को वोट दे सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। और अलग से ये निर्वाचन कर सकते हैं, अलग से इनके लिए पोस्ट दी जाएगी। इसमें क्या था कि सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियन ही नहीं रखे जाएंगे इसमें अब बल्कि हिंदू के जो पिछड़े जातियां भी थी उनको भी रखने की अनुमति दे दी। मतलब शेड्यूल कास्ट जो होंगे हिंदू के, शेड्यूल ट्राइब जो होंगे हिंदू के, तो इनको भी रखने की बात कर दी गई। ये एक तरह की डिवाइड पकड़ने की पॉलिसी थी हिंदू में भी। तो इस बात पर गांधी जी
ने मना कर दिया। गांधी जी ने मना कर दिया और बोला कि ये हिंदू समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और अनशन धरने पर बैठ गए वो, जबकि आमरण अनशन बोलते हैं जिसको, मतलब कि मृत्यु तक अनशन, तो यरवदा जेल में। तो यरवदा जेल में जब वो बैठ गए तो आखिरकार भीमराव अंबेडकर जी, जो कि गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उनको एक नतीजे जो कि दोनों के पक्ष में हो वो फैसला सुनना था। तो उन्होंने उनके पास जाके बात की तो उनको पता चला कि गांधी जी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं मान रहे कि अलग से एक निर्वाचन होना चाहिए उनके लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, आरक्षण की बात कही कि अब आरक्षण होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हिंदू में। तो अगर जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये ही था आरक्षण की बात। तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक जिम्मेदार सरकार बनाने का कदम था ये एक बहुत ही बड़ी किताब थी, बहुत बड़ी किताब बनाई गई जिसमें कि 321 सेक्शन, 321 भाग और 10 शेड्यूल बनाए गए, 10 स्केड्यूल बनाए गए और 321 भाग बनाए गए। इसमें क्या था कि पहला जो पॉइंट था इसमें बोला गया कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। इसमें अखिल भारतीय संघ मतलब कि पूरा भारत का एक संघ होगा जिसमें प्रांत रियायतों को जोड़ दिया जाएगा। अब प्रांत जो होते हैं प्रोविंशियल इलाके होते हैं, रियायतें क्या होती हैं, प्रिंसली स्टेट्स होती हैं। तो इन सबको जोड़ दिया जाए, 3 हिस्से में ताकत का बंटवारा किया जाएगा। एक तो फेडरल लिस्ट हो गई, संघीय सूची। संघीय सूची कौन सी होगी, जो कि आपकी सेंटर की स्टेट है जिनमें ब्रिटिश पहले से राज कर रही थी। फिर उसके बाद प्रांतीय, तो लिख लेता हूँ मैं इसको। एक हो गया आपका संघीय सूची, मतलब फेडरल, मतलब सेंटर जिसमें पावर में है। तो एक तो संघीय सूची बनाने की बात की गई। दूसरी सूची बनाने की बात की आपकी प्रांतीय। प्रांतीय कौन सी हो गई, प्रोविंशियल। और तीसरी आपकी बात की गई कंकरेंट। कंकरेंट मतलब समवर्ती, समवर्ती सूची, जो कि इन दोनों के लिए होगा। मतलब कि इसमें और इसके जो सेम पॉइंट्स हैं उनको समवर्ती सूची में रखा जाएगा। तो इसमें रियायतें शामिल ही नहीं हुई, तो इसका भी फ्लॉप हो गया ये, क्योंकि रियायतें जो थी प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने मना कर दिया इसमें हिस्सा होने के लिए। तो रियायतें जो थी उन्होंने मना कर दिया, तो ये पूरा ही फ्लॉप हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रांतीय इलाकों में दोहरा नियम हटा दिया गया। डायरकी जो बोलते हैं आप इसको, दोहरा नियम बोलते हैं इसको। दोहरा नियम हटा दिया गया, मतलब तो 2 नियम नहीं चलेंगे उसमें, सिर्फ एक नियम चलेगा। और वो क्या था, स्वतंत्र राज्य व्यवस्था। स्वतंत्र राज्य व्यवस्था से क्या समझते हैं आप, कि वो अपनी राज्य व्यवस्था, जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप चला सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्वतंत्र हो गए थे। बात करते हैं केंद्र की। तो केंद्र में क्या था, केंद्र में बोला गया कि डायरकी जारी रहेगी, 2 नियम चलेंगे। अब 2 नियम कौन से थे, 2 नियम हम जब भी बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि एक तो होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तबादले वाले नियम, और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका रिजर्व सब्जेक्ट। तो तबादले वाले में तो क्या था कि गवर्नर जो होता था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली से हर चीज़ पूछनी पड़ती थी और तभी वो उस काम को कर सकता था। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में होता था गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़रूरत नहीं है, वो उससे बात करे ना करे, वो सीधा अपने एग्जीक्यूटिव जो प्रबंधन होता है उससे बात करके कोई भी काम कर सकता था। तो ये होता था दोहरा नियम। फिर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था होती है, 2 सदन वाली जो व्यवस्था होती है, वो शुरू की गई 6 प्रांत में। द्विसदन वाली व्यवस्था शुरू की गई कहाँ पर, तो 6 प्रांत में की गई आउट ऑफ 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। जिसमें क्या होता है, द्विसदनात्मक क्या होता है, जिसमें कि एक में होता है उच्च सदन
और दूसरे में क्या होता है, निम्न सदन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो ये शुरू की गई। अब जो सांप्रदायिक लोग थे, जो कम्युनल लोग थे, उनको अलग से निर्वाचन बनाए गए, जिसमें पिछड़ी जाति को भी इंक्लूड किया गया, औरतों को भी इंक्लूड किया गया, मजदूरों को भी किया गया। जो सांप्रदायिक लोग थे उनके लिए अलग से निर्वाचन बनाया गया। क्या थे इसमें? औरत थे, मजदूर थे और पिछड़ी जाति थी। तो उसके बाद क्या हुआ, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको हटाया गया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि अंडर आता था, उसके काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट किसके आता था अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर आता था, तो उसको हटा दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट नहीं रहा। उसके बाद रिजर्व बैंक का गठन हुआ। नाइनटीन 35। क्यों हुआ इसका गठन? क्योंकि पैसा जो था ना, पैसा जो था उसको किस हिसाब से चलाना है और उधार को काबू कैसे करना है, इसीलिए रिजर्व बैंक का गठन हुआ। फिर लोक सेवा संघ जो थी, अब लोक सेवा संघ वो सिर्फ सेंटर में नहीं रही, अब उसको प्रांत में भी ला दिया गया, प्रांतीय भी कर दिया गया उसको। तो अब लोक सेवा संघ जो है सिर्फ सेंटर में नहीं, प्रांत में भी लागे गए और फेडरल कोर्ट की निर्माण किया गया। संघ कोर्ट का निर्माण किया गया। तो ये थे 1935 के एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में मेन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम जो थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा करी कि भारत को 30 जून 1948 तक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट आता है, इसमें क्या होगा कि भारत को जो है सारी ताकत उसकी दे दी जाएगी वापस, तो इसमें ब्रिटिश का कोई ताकत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद बात की गई कि मुस्लिम लीग जो होगा वो दूसरे देश की मांग करने लग गया। अब मुस्लिम लीग जो है को दूसरा देश चाहिए था, तो इसमें प्रॉब्लम होने लग गई अब, क्योंकि भारत को तो जल्दी छोड़ने वाले थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला कि उसको दूसरा देश चाहिए, तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन होने लग गया। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला यार कि अगर कोई भी ऐसा प्लान को लागू किया जाएगा जिसमें कि जो दूसरा क्षेत्र है वो उसके लिए मांग नहीं करेगा, और अगर उसको कोई दूसरा देश चाहिए तो फिर ये जो रूल्स हैं वो वहाँ पे तो लागू किए नहीं जा सकते। इसीलिए जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? वाइसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के। उन्होंने पार्टीशन का प्लान रखा, भारत के पार्टीशन, मतलब कि जो उनके दो देशों में तोड़ने की जो प्लान रखा उसमें स्वीकार कर लिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। मतलब उन्होंने पार्टीशन की बात कही और मुस्लिम लीग ने भी मान ली और कांग्रेस ने भी मान ली। फिर 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया। तो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया। तो अब ये लागू तो हो गया, अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या थी?
ब्रिटिश रूल की समाप्ति हुई। सबसे पहली बात, ये तो सभी को पता है कि ब्रिटिश रूल तो ख़त्म हो ही गया था और भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया 15 अगस्त 1947 में। इसमें भारत और पाकिस्तान बनाए जाएंगे। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी हट सकते हैं अगर इनकी पसंद है या नापसंद है, तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से भी हट सकते हैं। जिन पे ब्रिटिशर ने राज किया था उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता है, तो इनको हट सकते थे। फिर दूसरा बोला क्या कि ऑफिस ऑफ वाइसरॉय का पद भी हटा दिया जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। और हर एक देश को गवर्नर जनरल दिया जाएगा, तो मतलब पाकिस्तान को उसका गवर्नर जनरल और इंडिया को उसका गवर्नर जनरल दिया जाएगा। अब इसमें ताकत दे दिया गया भारत संविधान सभा को कि कोई भी देश का संविधान ले सकती है, मतलब कि ब्रिटेन का ले सकती है, अमेरिका का ले सकती है, कनाडा का ले सकती है, किसी का भी ले सकती है। और इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसको भी हटा सकती है, इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी बाद में हटा सकती है। तो ताकत दे दी गई भारत को। फिर इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफ इंडिया जो था वो पद हुआ करता था, आपने पहले पढ़ा है इसमें, उसको भी हटा दिया गया और उसको जो है कॉमनवेल्थ अफेयर्स का पद दे दिया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था वो कॉमनवेल्थ अफेयर्स में चले गया उस पद में। इसने ब्रिटिश अधिकारी का अभाव बताया कि भारत के जो शाही क्षेत्र थे और आदिवासी क्षेत्र थे उसमें अगस्त 15 1947 से उनको भी छोड़ने का फैसला किया। अब जो भारत का जो एक एरिया तो वो था जो इसमें ब्रिटिश अच्छे से रूल करता था, और एक ऐसा एरिया था जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे या आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं पहुँचे थे, कभी ब्रिटिशर्स गए नहीं थे वहाँ पे। तो उधर पे भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा फैसला किया कि वो भी उसको भी अगस्त 15 तक छोड़ देंगे, 1947 तक। फिर जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 चलता रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ 1935 चलता रहेगा जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता। हालांकि इसमें भी संशोधन किया जा सकता था, जो भी सारे इसमें रूल्स थे वो मानने की ज़रूरत नहीं है, संशोधन किया जा सकता है। जो ब्रिटिश मोनार्क थी, ब्रिटिश मोनार्क जो थी उसके पास वीटो पावर था, मतलब उसके पास बड़ी ताकत थी, वो भी हटा दिया गया। अब वीटो पावर भी नहीं रह गई ब्रिटिश मोनार्क के पास। टाइटल भी हटा दिया गया। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल वो होता है जैसे कि आप बोलते हो एम्परर ऑफ इंडिया या फिर किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड जो है इंडिया का, या फिर एम्परर ऑफ इंडिया, वो सब हटा दिया गया। अब कुछ नहीं होगा। क्राउन ऑफ इंडिया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी, हर मेजेस्टी, हिज मेजेस्टी, वो सब हटा दिया गया। फिर सिविल सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया। अब सिविल सर्विसेज जो भी होंगी वो 1947 के पहले वाले लोगों के लिए ही होंगी बस, मतलब कि 1947 से जो पहले लोग थे उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी सरकारी लोग थे उन्हें सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। 1947 के बाद ये अब कंटिन्यू नहीं होगी, सिर्फ इतना जितना है उतना ही होगा। तो ये जो थे ये पॉइंट्स थे। इसके बाद क्या हुआ? आधी रात के समय में 14 से 15 अगस्त को 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और जो ताकत थी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़ गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़ गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे अब वो वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन।
और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया स्वतंत्र देश का। तो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फिर अब कुछ लोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उस टाइम पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनको बनाया गया गृह मंत्री। सूचना और प्रसार मंत्री, तो ये बना दिया गया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते हैं इसको, सूचना एवं प्रसार मंत्री। फिर राजेंद्र प्रसाद, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो बहुत ही बड़े हमारे संविधान निर्माता थे। इनको बना दिया गया लॉ मंत्री, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। और सरदार बलदेव सिंह, इनको बना दिया गया डिफेंस मिनिस्टर। तो गाइज ये था 1947 तक जो भी हमारा पार्टीशन हुआ, जितने भी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आए, क्या क्या हुआ। तो फिर हमारी ये एंट्रीम गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट हमारी बन चुकी थी। अब हम इसके बाद सीधा जंप करेंगे टू प्रियम्बल, प्रस्तावना पर सीधा जंप करेंगे। मैं आपको प्रस्तावना बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो गाइज़ प्लीज़ पहले इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट जो है ला सकूं। MCQs और सब कुछ तो हर कोई पढ़ा सकता है, बट जो थ्योरी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसी से फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।